हेलो बच्चों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। और जागृति का एक नया पोर्शन लेकर आए, जैसे कि आपको बताया गया है पहले से भी कि आप सभी के बीच में जागृति टॉपिक वाइज जा रहा है। अगर आप यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं ये सारे टॉपिक, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की तट रेखा, कुल कितनी इनकी लंबाई है, सबसे सर्वाधिक तट रेखा किसकी है, किस राज्य को सबसे ज्यादा तट रेखा मतलब सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, और कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा के उपरांत मतलब तट रेखा पर बसे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, इन सब की बात करेंगे। तट रेखाएं आखिरकार होती क्या हैं ना, इन सब की भी बात करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत की तट रेखा, इनसे संबंधित सारी मुलाकातें आज हम लोग इसी चैप्टर पर करेंगे। पहले थ्योरी सेक्शन देखेंगे और उसके बाद आप सभी लोगों के बीच में पीवाईक्यू देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, अरे थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आने वाला है। तो आप सभी लोग मन तन से लगे रहिए और जो मन तन होता है ना, इसको एकाग्र करके पढ़ाई करते रहिए। अगर एक आध परसेंट चीजें इधर उधर होती हैं तो उनके पीछे आपको नहीं भागना है, ये श्योर रहिए। आपको एग्जाम हॉल में अगर आप 150 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो आरओ में 140 जीएस का आता है, जीएस का पोर्शन 140 क्वेश्चन के माध्यम से किया जाता है। कितने? 140 क्वेश्चन। और इन 140 क्वेश्चन में अगर आपने कहा जाता है 70 प्लस क्वेश्चन, मतलब 70 प्लस क्वेश्चन परसेंट की बात कर रहे हैं, 70% प्लस लेकर आ गए तो आपका काम हो जाने वाला है। 70% के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 50% की बात करेंगे तो लगभग 70 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 70 क्वेश्चन आएंगे अगर 50% की बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर इसके आगे बढ़े हम मतलब 60-70 तो लगभग 90 के एबव या 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का रहता है। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं हमें 100% चीजें एकदम तैयार है, एकदम मैं रेडी हूं। भाई 100% आप कर कर टॉप नहीं बन जाओगे प्री में, ना तो प्री के नंबर कहीं जुड़ने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में क्वालिफाई करता है। क्या करता है? मेंस के लिए आपको क्वालिफाइड कराना। तो आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको टॉप नहीं करना है ना। आप ये सोचे ही ना, आज जब आप ये सोचकर नहीं पढ़ेंगे कि मुझे टॉप करना है, क्योंकि प्री में टॉप करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मेंस में अगर फेल हो गए तब भी आपको अगला प्री फिर से देना रहेगा। तो आप प्रयास करें कि मेंस अच्छा जाए और प्री में क्या हो जाए? क्वालिफाई हो जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप 80 प्लस नंबर यहां लाते हैं या 85 नंबर यहां लाते हैं जीएस वाले पोर्शन पर, और उधर आप 55% नंबर या 55 नंबर ले आते हैं 60 में से, तो आप देखेंगे 140। और इस बार क्योंकि सीटें बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा फॉर्म डालने वाले हैं आरओ का, आप देखेंगे 130 प्लस मेरिट जाएगी। हवाई पर न रहे कि 120 रहेगा, 119 रहेगा, 121 गई थी ना भाई, 130 प्लस मेरिट जाएगी। बच्चे 2 साल से लगातार आरओ के लिए पढ़ भी रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो आप भी मेहनत करें और जब एकदम कहते हैं ना धमाकेदार एकदम स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग भारत की तट रेखाओं के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कटारिया क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे यहां पर बात की गई भारत की तट रेखा। कहा गया भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है। आइए बताते हैं कैसे घिरा है। तो अगर आप देखेंगे भारत क्या है? 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इधर क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है आपका? तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। इधर क्या देखेंगे आप? हिंद महासागर देखेंगे। हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर की बात कही गई। तो यहां से आपका पार्ट शुरू होता है और ये पार्ट क्या हुआ? 3 तरफ से भारत क्या है? समुद्र या जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? समुद्र से घिरा हुआ है। कहा गया भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग आपकी कितनी होती है? तो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी?
7,516.6 किलोमीटर। एकदम पॉइंट वाइज याद करके रखें। कहीं कहीं पर 7,517 भी, क्योंकि इसको हटा करके एक यहाँ बढ़ा दिया गया, 17 भी आपको किसी किसी बुक पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको विदाउट टेंशन, इसको टेंशन तो लेना ही नहीं है ना, क्या करना है, टेंशन नहीं लेना। तो याद कितना रखना है, याद तो आपको यही रखना है 7,516 किलोमीटर। ये कुल लंबाई देखो बताइए, भारत की तट रेखा की लंबाई इतनी है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, देखो यहां से भारत की तट रेखा की लंबाई शुरू हो जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपके पश्चिम बंगाल तक लगती। कहां तक लगती, पश्चिम बंगाल तक। मतलब आपके 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, तो आपके 9 स्टेट के अंतर्गत ये बात बताई गई। कितने, तो 9 राज्य आते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर कर्नाटक और नंबर 5 पर केरल। 5 राज्य तो आपके पश्चिमी घाट में ही है, या पश्चिमी तटीय मैदान, या पश्चिम की तरफ से लग रहे हैं, ठीक है ना। तीनों चीजें याद रखें। और इधर से आप देखेंगे, इधर से आपका नंबर 6 आपका तमिलनाडु, नंबर 7 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 8 आपका उड़ीसा और नंबर 9 आपका पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य आपके क्या कर रहे हैं, तट सीमा से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहा गया कि भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि की और द्वीपों से घिरी है। अब द्वीप कौन कौन से हैं, तो इधर आप देखेंगे लक्षद्वीप समूह है, और इधर आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपने इतनी चीजें क्लियर तरीके से पढ़ ली तो वास्तव में यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। आगे देखते हैं, कहा गया भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 9 राज्य तो मैंने आपको गिना दिया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखने वाला है कौन सा, तो आप देखेंगे दमन द्वीप, दमन दादर नागर हवेली जो एक बन चुका है अब। उसके बाद यहीं पर देखेंगे आप पुदुचेरी मिलेगा, क्या मिलेगा, पुदुचेरी दूसरा हो जाएगा, लक्षद्वीप तीसरा हो जाएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह चौथा हो जाएगा। मतलब आपके 9 राज्य हैं। 9 राज्य आपको क्रम से याद होने चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या हो गए, 9 राज्य आपके हो गए। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नागर हवेली या दमन द्वीप एक बन चुका है तो एक गिनेंगे इसको, और पुदुचेरी आपका यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप समूह और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कितने, 4 हो चुके हैं। आइए अब इसके आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि सबसे ज्यादा भारत की तट रेखा जो है, सबसे ज्यादा देखो, जो भारत की तट रेखा की बात की गई है, भारत की तट रेखा, अब आपको मैंने 9 राज्य बता दिए। कितने राज्य बताए, 9 राज्य बताए। अब आप यहां पर एक बात सोचिएगा, देखिएगा यहां पर एक बात सोचना, आपको दिखेगा कि हाँ बात सही है, एकदम क्लियर जा रही है। देखो ये है आपकी गुजरात, क्या है, गुजरात की सीमा, ठीक है। ये है आपकी महाराष्ट्र की सीमा, ये आपकी गोवा की थोड़ी सी, और ये है आपकी कर्नाटक की सीमा, ये आपकी केरल की सीमा, और ये है आपकी तमिलनाडु की सीमा, ये आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा, और ये आपकी उड़ीसा की, और ये आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा। लेकिन अगर ये सारी सीमाएं तो क्या है, लंबी लंबी हैं, कैसी हैं, लंबी ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपका गुजरात का पोर्शन, अगर इन दोनों बिंदुओं को पकड़ के ऐसे पकड़ के घसीट दिया जाए तो ये इन सभी से क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग जब छोड़ दो तो सिकुड़ जाती है और खींच दो तो लंबी हो जाती है। उसी तरह आपका गुजरात, तो सबसे लंबी तट रेखा भारत की किसकी है, तो गुजरात की है। कौन आएगा, गुजरात नंबर 1 पर आएगा। बिल्कुल इसको कंठस्थ तरीके से याद करके रखिएगा। ये मत सोचना कि अरे ये तो इतने में है, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए इसको क्या, इसका ज्यादा पोर्शन है, क्या है, ज्यादा पोर्शन है। देखो है ना, जब इसको आप सीधा करेंगे तो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी इन सभी की अपेक्षा। और फिर दूसरी आपको देखिए दिखने को कौन सी मिलेगी, आंध्र प्रदेश की सीमा। देखो आंध्र प्रदेश की सीमा, तो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की सीमा भी आपकी लंबी है, कौन सी, देखो महाराष्ट्र की सीमा, हाँ, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश से ज्यादा लंबी कौन सी है, महाराष्ट्र की। देखो यहां से शुरू होती है महाराष्ट्र
और आती है यहाँ तक। आंध्र प्रदेश आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे कहा गया कि आपका गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे 1214.7 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, आंध्र प्रदेश ही आएगा। क्या आएगा, आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी है, 937 किलोमीटर है। कितनी है, 937 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा 937 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु की सीमा। किसकी आएगी, तमिलनाडु की सीमा। फिर चौथे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र की सीमा। ये क्रम भी आपको याद करके रखना। अगर पूछा जाए आपका कि सबसे कम राज्यों की कौन सी सीमा है, तो गोवा की। आपको दिख भी रहा है गोवा छोटा सा है, तो सबसे कम तटीय सीमा साझा करेगा। क्या करेगा, सबसे कम तटीय सीमा साझा करेगा। तो आइए फिर से एक बार मैप में देखते हैं, और मैप में आप याद करके चलें। क्या करके चलें, याद करके चलें। तो सबसे लंबी सीमा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सबसे लंबी सीमा आपकी गुजरात की है। गुजरात के बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहां भी टेढ़ी मेढ़ी है, इसको जब आप सीधा करेंगे तो आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर पर लंबी सीमा। और तीसरे नंबर पर आपका यहां से क्या होता है, तमिलनाडु की सीमा शुरू होती है और यहां तक जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश से छोटी है तमिलनाडु की सीमा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तब महाराष्ट्र की सीमा आती। कौन सी आती, महाराष्ट्र की सीमा। इनको याद करके चार, तो आप एटलीस्ट चार याद करके रखें। सबसे लंबी तट सीमा गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की है, ठीक है। किसकी है, महाराष्ट्र की है। और सबसे कम तटीय सीमा कौन साझा करेगा, गोवा साझा करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं दमन द्वीप, और इसमें देखते हैं तो सबसे लंबी सीमा आपके यूटी में से, किसमें से, तो यूटी में से। ये चार आपकी यूटी हैं, तो इन यूटी में सबसे ज्यादा लंबी सीमा आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लगभग 1962 किलोमीटर। कितनी, 1962 किलोमीटर, लगभग 1950 से ज्यादा किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप 1962 किलोमीटर सबसे लंबी। अगर पूछा जाए, राज्य न दिया जाए, भारत में स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर केवल पर्टिकुलर एक को पूछा जाए, जैसे राज्य को, तो गुजरात। अगर केंद्र शासित एक को पूछा जाएगा तब भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्य और केंद्र शासित मिश्रण करके पूछा जाए तब आपका क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और सबसे कम आप देखेंगे पुदुचेरी की है। किसकी है, पुदुचेरी की है, ठीक है। याद रखेंगे ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया। मैंने बताया आपको कब, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2020 से, जब आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तब से लेकर क्या इनको एक यूटी बना दिया गया है। कितना, एक यूटी। कहा गया भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की सीमा। अब भारत से मुख्य भूमि, देखो भारत से मुख्य भूमि से लगे कुल तट की सीमा कितनी है, तो आप देख रहे हैं 5422 किलोमीटर 6, ठीक है ना। आप यहां पर भी चेक करें, है ना। तो 5422 किलोमीटर है मुख्य भूमि से दूर। कुल तट की सीमा कितनी है, तो बाकी आप इतनी बच रही, क्योंकि हमारी टोटल कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो आप बाकी कितनी बच रही, तो कुल तट की लंबाई, तो मुख्य भूमि से दूर, मतलब इस मुख्य भूमि से दूर वाली जो तट सीमाएं हैं वो कितनी है, लगभग 2000 के आसपास हैं, ठीक है, याद रखिए। कहा गया भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा की है। किसकी है, गोवा की है। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी एक एक चीज क्लियर की, और यहां भी आप क्लियर करते हुए चले। आगे कहा गया अंतः स्थल से सागर की ओर, अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है।
देखिए जो हमारा भारत है अंतः स्थल, मतलब ये हमारा भारत है। अब हम लोग तो सीधा सीधा बना देते हैं, लेकिन क्या हमारा भारत ऐसे सीधा सीधा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। तो इसको एक सीधी रेखा दिया गया, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आधार रेखा, मतलब एक सीधी रेखा खींची गई इसके जस्ट बगल से सटा करके, और उसी को आधार रेखा का नाम दिया गया। देखो ये आपकी आधार रेखा का नाम दिया गया इसी को, ठीक है ना। तो क्या होगा, आधार कहा गया, मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। किसी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसी प्रदेश के, अगर किसी प्रदेश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को तो क्या कहेंगे, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, याद रखना। अगला आता है, कहा गया क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है तो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। कितनी मील तक होती है, 12 समुद्री मील तक होती है। आइए देखते हैं। तो आपका देखो यहां पर क्या होगा, आधार रेखा एक मानी जाती है, ये वाली जो रेखा होगी 12 समुद्री मील, और ये वाली रेखा 24 समुद्री मील, और ये वाली रेखा आपकी क्या होती है, तो अनन्य आर्थिक या अनन्य, जो 200 मंडल तक जाती, 200 नॉटिकल मील तक जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे 200 नॉटिकल मील तक जाएगी। जो 12 समुद्री मील तक की रेखा होती है आपके आधार से, जो ये आधार रेखा बनाएगी, इस सागर कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे देखेंगे आपकी जो 24 डिग्री, ये 24 नॉटिकल मील वाली रेखा होती है, उसे क्या कहेंगे, आइए एक एक बात जानते हैं। तो कहा गया है कि सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। अब इसका क्या मतलब, ये जिस देश की रेखा होती है उसका पूर्ण या संपूर्ण अधिकार होता है। यहां पर हमारे भारत की इजाजत के बगैर परिंदा तक पर नहीं मार सकता, परिंदा पक्षी तक पर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये भारत का एकदम बहुत ही वो वाला क्षेत्र होता है। कौन सा वाला, तो आप कहेंगे कि आधार, यहां पर जैसे आपका होता है ना, कुछ चीजें आपकी पर्सनल होती हैं, वहां पर आपके इजाजत के बगैर आपके घर के भाई बहन तक भी पर नहीं मार सकते। वही चीज आती है कि क्षेत्रीय सागर या कहा गया आपके क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, और लगभग ये कितनी होती, 12 समुद्री मील होती, कितनी, 12 समुद्री मील होती है। और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, यह अधिकार प्राप्त है। सब देश की अपनी अपनी एक आधार या क्षेत्रीय सागर रेखा होती है, आधार रेखा भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 12 समुद्री मील होती है, भारत की फिलहाल 12 समुद्री मील है, तो इसको यहां परिंदा पर तक नहीं मार सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से ही 24 समुद्री मील या नाटिकल, इंग्लिश में नाटिकल मील्स, इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आप 24 नाटिकल मील तक जाएंगे तो यहाँ पर सीमा शुल्क वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसी बात हमारे ज्योग्राफी में बताई गई है, और ये सत्य भी है। आप देखेंगे तो इन पर एकदम सत्य सत्य निकल करके आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर देखेंगे, कहा गया किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसी को कहा गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, आधार रेखा से 200 नाटिकल या 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है, और इसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आप देखते होंगे कि भारत के साथ श्रीलंका का मैप बना रहता है। क्या बना रहता है, श्रीलंका का भी मैप बना रहता है, तो इसी के अंतर्गत आता है 200 समुद्री मील। इसीलिए ना हम अपने भारत के मैप के साथ श्रीलंका के मैप को भी बनाते हैं, और जब श्रीलंका वाले मैप बनाते होंगे तो वहां पर भी भारत का मैप दिखाया जाता होगा, ठीक है। इतनी बात आप याद करके रखें। किसी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। इसी को प्रादेशिक जल क्षेत्र, जो आपका क्षेत्रीय सागर, इसी को प्रादेशिक जल क्षेत्र, मतलब इसमें पूर्ण रूप से उस प्रदेश या देश का ही अधिकार होता है जहां की ये रेखा होती है। इसी को आप कहेंगे प्रादेशिक जल क्षेत्र कहा जाता है, जो 12 समुद्री मील तक होती है। यहाँ पर बिना भारत के इजाजत के बगैर परिंदा पर या कोई भी
यहां नहीं जा सकता है, याद रखना। आगे कहा गया है क्षेत्रीय सागर की दूरी के आधार पर रेखा से सागर की ओर नापी जाती है और सामान्यतः यह 12 समुद्री मील होती है। कितनी होती है? 12 समुद्री मील होती है। आइए, तो अब आई होप यहां तक की सारी बातें आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ ना। अगर आप यहां तक की सारी बातें समझ चुके हैं तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उन पर बातचीत करते हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। भारत का औसत समुद्री तल कहां से नापा जाता है? तो आप क्या बताएंगे इसका उत्तर? मुंबई से। अब मुंबई तो यहां पर है ना। कहा गया चेन्नई से, चेन्नई आपकी यहां पर है। कोचीन से या विशाखापत्तनम तो आपका यहां पर है। तो आप कहां से नापेंगे? आप कहेंगे चेन्नई से। कहां से? तो आप कहेंगे चेन्नई से मापा जाता है। तो भारत का समुद्री तल चेन्नई के तट से मापा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। अब जल क्षेत्र की बात आई है, वही क्षेत्रीय सागर कह सकते हैं, उसी को जल क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? भारत तट से 3 समुद्री मील तक, कहा गया तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। तो 24 समुद्री मील कहेंगे या 12? तो जल क्षेत्र आपका कहां होता है? तो आप कहेंगे 12 समुद्री मील तक। कहां होगा? तो आप कहेंगे 12 समुद्री मील तक होता है। कहा गया किसी भी देश के प्रादेशिक क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी लगभग आपके 12 समुद्री मील तक ही होती है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। अरे कुल लंबाई की बात की तो हमने बताया 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुल की बात की गई है, तो अगर ये 16 की बात नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो क्या सही होगा? तो आप कहेंगे डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। ना तो 3500 किलोमीटर, ना 800 किलोमीटर, ना 6000 किलोमीटर, आपने देखा 7500 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की तट रेखा है। अब भारत की तट रेखा की बात कही गई है, तो आप क्या बताएंगे? कहा गया 6200 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी, और इसके बाद कहा गया 5985 किलोमीटर लंबी, या 6175 किलोमीटर लंबी। बताएं क्या हो सही होगा? आप सभी लोग बताएं क्या सही होगा, जल्दी से बताएं क्या सही होगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने आप सभी लोगों तो 5986 शायद बताया था ना, मोटा मोटा जो बुक में दिया गया था कि 5686 के आसपास की बात कही गई थी, ठीक है ना। तो आप कितना 5422.66 की बात कही, 5422 की बात कही, कितनी 5422.66 की बात कही गई थी। और 2096 किलोमीटर की बात कहां कही गई थी? तो मुख्य भूमि से दूर वाले क्षेत्र, मतलब आपके लगभग कहां की बात कही गई थी? तो आप देखेंगे जो आपके द्वीप थे उनकी बात ये थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 5900 है तो ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 5900 मान लीजिएगा, मोटा मोटा 5900 लेते हैं, और इधर फिर इसमें आप मान लो 2100 जोड़ दें, सीधा सीधा कितना 2100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5878, तो आप देखेंगे 8085 किलोमीटर, जो कि क्या है आपकी गलत है पूरी तरह से। क्या होगी? क्योंकि 7516.6 किलोमीटर ही है। तो आप कितनी बताएंगे? यहां पर तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा आपका। क्या होगा? कोई ऑप्शन सही है क्या? लेकिन आप मोटा मोटा, क्योंकि तट रेखा, तो आप यहाँ पर सी उत्तर लगा सकते हैं। इसके आगे आप लिख लीजिएगा 5422.6 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के बुक में 6100 किलोमीटर भी मिलेगा और 6200 किलोमीटर भी मिलेगा, क्योंकि इनकी लंबाई पर अक्सर बदलाव होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? होते रहते हैं। किसी किसी बुक पर 6100 मिलेगा, किसी किसी बुक पर 6200 मिलेगा, लेकिन घटना चक्र की बुक पर आपको 5422 मिल रहा है।
जो मुख्य भूमिका है, किसका है? मुख्य भूमिका। जैसे आपके गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? अब इतने में से पूछा गया है, तो सबसे पहले मैंने बताया गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। गुजरात के बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश के बाद देखेंगे आप तमिलनाडु की थी। किसकी थी? तमिलनाडु की थी। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा? तो गुजरात होगा। क्या सही होगा? गुजरात को। और सबसे छोटी रेखा गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। ये तो आपकी राज्यों की बात हो गई। अगर आपके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी, यूटी की बात की जाएगी, तो यूटी में आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, समूह की सबसे ज्यादा लगभग आप कह सकते हैं 2000 के आसपास है ना, 1900 कुछ किलोमीटर है, ठीक है ना, 1960-61 किलोमीटर थी। तो 1950 आप लिख सकते हो कि 1950 किलोमीटर थी। तो ये राज्य में और यूटी में भी सबसे अधिक थी, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे यूटी में पुदुचेरी की सबसे छोटी है। किसकी? पुदुचेरी की सबसे छोटी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है ना? समुद्री तट तो आप क्या बताएंगे? गुजरात का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र का। ये 4 राज्य आप याद कर सकते हैं। तो सबसे लंबी तो यहाँ पर गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? अब यहाँ पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, फिर केरल वगैरह उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो यह क्या याद रहेगा? सर्वाधिक तटीय सबसे लंबी रेखा किसकी है? तो आप कहेंगे गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कितने, 7, 8, 9, 10, तो 9 राज्य। फिर से आप याद कर लो कौन कौन से 9 राज्य थे वो आपके। ये राज्य आपको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है वास्तव में, ठीक है ना। आइए तो इन 9 राज्यों के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप पहला देखेंगे गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। दूसरा देखेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तीसरा देखेंगे आप गोवा है। क्या है? गोवा है। और चौथा देखेंगे आप यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक है। यहाँ पर पांचवा देखेंगे केरल है। कौन सा है? केरल है। छठवां देखेंगे तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। और उसके बाद 7वां देखेंगे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है जो भाषाई आधार पर पहला। 8वां देखेंगे आप कौन सा है? तो आप कहेंगे उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। और आप 9वां देखेंगे तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। कौन से हैं? वेस्ट बंगाल होगा। तो ये 9 राज्य आपके हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, क्रम से याद रखना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य आपकी बात यहाँ पर चर्चा की गई है। और सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की, मैंने बता दिया। ये इसको जब आप सीधा करेंगे तो सबसे लंबी हो जाएगी। दूसरे क्रम पर आप आंध्र प्रदेश देखते हैं, और तीसरे क्रम पर तमिलनाडु, और चौथे क्रम पर आप महाराष्ट्र देखते हैं। क्योंकि गोवा यहाँ कट कर देता है, इनको क्या कर देता है? कट कर देता है, नहीं तो ये तीसरे नंबर पर आ गया होता है, ठीक है। तो 9 राज्यों से आपकी तट सीमा गुजरती है। आगे कहा गया है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा होगा जल्दी से। तो आप रत्नाकर किसका नाम था? जल्दी से। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी आप सही उत्तर कर ले जाएंगे। क्या करना है? सही उत्तर कर ले जाएंगे। तो क्या होगा? तो आप कहेंगे हिंद महासागर का नाम था। किसका नाम था? हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला का सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, या सुनामी लहरों से। तो सबसे ज्यादा अपरदन किससे होगा? तो लहरों से सबसे ज्यादा अपरदन होता है। किससे होता है? लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन पूछ रहा है ना, तो लहरों से ही तो कट 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 के अपरदन हो जाता है। तो किससे होगा? लहरों से, ठीक है ना।
आगे बढ़ते, आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे ना। कहा गया है तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, उसके बाद सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सबसे सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। आगे आप देखेंगे, कहा गया पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। अब आपकी ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा की जाएगी। आइए फटाफट करते हैं। कहा गया भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? तो 3 मैदानों में। पहला है गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान। तो आप देखेंगे गुजरात, ये गुजरात और काठियावाड़ का तटीय मैदान हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान इसकी बात की जा रही है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान मतलब इसकी बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में। गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, जिसे ये वाला तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान मतलब ये वाला तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान मतलब ये वाले पूर्वी तटीय मैदान। और तट क्या होते हैं? देखिए पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो तट हैं उनको पश्चिमी तटी, और पूर्वी घाटी और आपके बंगाल की खाड़ी के बीच का जो तट है उसे पूर्वी तटी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। तो गुजरात का जो तटीय मैदान है, तो गुजरात से लेकर आपके यहाँ पर क्या है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप तक विस्तृत है। यह कहा गया साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। किससे? तो आप कहेंगे साबरमती अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती, ये भी बताएं। नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। मतलब यहाँ पर आपकी साबरमती नदियां और माही नदियां और अन्य नदियां भी, लेकिन ये मुख्य नदियां हैं जो इनके निक्षेपों से ये कौन सा, तो गुजरात का तटीय मैदान तैयार हुआ था। कहा गया इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दक्षिण में क्या है, ये अरब सागर है, और इसके पश्चिम में क्या होगा, देखो ये इधर पश्चिम की बात कर रहा है तो काठियावाड़ प्रायद्वीप भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे, कहा गया भारत का पश्चिमी तट पूर्वी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट, मैंने बताया ना वही बात, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में है। लो ये आपका पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी घाट है, इसको क्या कहते हैं, घाट। लेकिन जो आपका पश्चिमी तट है ये यहाँ पर है, तट है, मतलब तट तो नीचे होगा ना, किसी के पद पर होता है, पैरों या पदी होता है उसी तट, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, ठीक है ना, के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कहा गया तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है, जो महाराष्ट्र और गोवा तक फैला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा गया है कि कोंकण तट कहां से कहां तक पाया जाता है, तो आपके महाराष्ट्र तथा गोवा के मध्य को कोंकण तट, और फिर आता है मध्य भाग जिसे आप कर्नाटक पर कनारी तट या कनारा तट कहते हैं, वैसे तो कनारी तट कहा जाता है, जो आप देखेंगे कर्नाटक में। मतलब आपने देखा गोवा और कर्नाटक, तो गोवा और कर्नाटक के बीच में कौन सा, कनारी तट है, ठीक है। एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जो कनारी तट या कहा जाता है मंगलुरु, क्योंकि कर्नाटक कहाँ है, तो मंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक, कहा जाता है मंगलुरु तट से गोवा। देखो कहा गया कनारा तट जो है, अच्छा कनारा तट की अभी बात हो रही, कनारा तट जो है आपका, वही बात मैंने, गोवा से मंगलुरु तक या कर्नाटक तक फैला हुआ है, जबकि मध्य मालाबार तट आपका मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां तक, केरल के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पर एकदम लास्ट में, यहाँ तक फैला। तो पहला पूछा जा सकता है कि कोंकण तट किसके मध्य में, तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। कनारी तट किसके बीच में है, तो आप कहेंगे गोवा से मंगलुरु तक के बीच में है। कहां तक की, मंगलुरु तक की बात की गई। और मालाबार तट कहां पर है, तो आप कह सकते हैं कि मालाबार मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहा गया पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। अब जो जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, और जो मुख्य नदियां पश्चिमी घाट वाली या पश्चिमी तटीय वाली, वो ज्यादातर आपकी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं यार भ्रंश घाटी से। उनमें से 2-3 मुख्य नदियां जैसे दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, इनको याद रखना है, ठीक है।
लेकिन जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा ही बनाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपकी महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है, तो उड़ीसा से। तो उड़ीसा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या होंगी, नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। ये मैदान जो है, इधर वाला पूर्वी तट जो है, पूर्वी तटीय मैदान, ये बड़ा उपजाऊ है। कैसा उपजाऊ है, इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहेंगे, नॉर्थ किरकट्स कहा जाता है, किरकट्स कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो आप इससे ये पूछा जाता है कि उत्कल या उत्तरी सरकार किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक के। और महानदी उड़ीसा में और कृष्णा नदी आपकी थोड़ी थोड़ी आंध्र प्रदेश की सीमा तक आ जाती है। तो क्या बताएंगे, महानदी से लेकर कृष्णा नदी के नदियों के मैदान के बीच मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहा जाता है। खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे बढ़ते, कहा गया कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश से के फाल्स या डिबी बिंदु जो कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक फैला है। जो आप पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान देख रहे हैं ये वाला, तो ये कहां से, तो आंध्र प्रदेश के कहा, ये कहा गया ना, आंध्र प्रदेश के फाल्स डिबी बिंदु जो कृष्णा डेल्टा के पास से कन्याकुमारी तक है। कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक। इसी को केप कमोरिन भी कहा जाता है, तमिलनाडु के केप कमोरिन में, ठीक है। आगे बढ़ते, कहा गया कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य स्थित है। अब कोरोमंडल अगर पूछा जाए तो कृष्णा और कावेरी के मध्य, अगर आपसे उत्तरी सरकार पूछा जाए तो महानदी और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। कहा गया महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। जो महानदी केवल डेल्टा क्षेत्र है, जो महानदी की बात की जाएगी तो इसी को उत्कल क्षेत्र कहा जाता है या उत्कल मैदान कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुर्मुगांव गोवा में, जवाहरलाल सुरंग महाराष्ट्र में है, जंजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र में, उडुपी बंदरगाह कर्नाटक में, कोचीन बंदरगाह केरल में, और कहा गया न्यू मंगलूर बंदरगाह आपके कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है। तो याद क्या रखना है, ये सारे के सारे आपको याद ही रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। अरे भाई ये क्या हो गया, ओह शिट। एक मिनट बस समय देना, तुरंत आए, तुरंत गए, तुरंत आए, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं हो, कभी कभी हो जाता है ना, मैंने तो आपके लिए अच्छा ही सोचा। हाँ, तटीय भाग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे कहां तक बात कर लिए हैं हम लोग, तो हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान पे आ चुके थे ना। चलिए उत्कल का मैदान मैंने बता दिया, यहां तक कि हम लोग बात कर रहे थे बंदरगाह की, किसकी, बंदरगाह। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन कौन से, जैसे आपका गुजरात का, जैसे आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में, मुर्मुगांव आपका गोवा में है, जवाहरलाल सुरंग महाराष्ट्र में है ना, जंजीरा आपके महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में और न्यू मंगलूर कर्नाटक में। तो ये बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह ये क्या होते हैं, बंदरगाह जब आएगा चैप्टर और अच्छे से बताएंगे, लेकिन समझ लो जैसे आप बस स्टेशन जाते हैं या बस स्टॉप जाते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, बस स्टॉप।
उसी तरह जैसे जहाज वगैरह पानी के जहाज आते तो इनका भी एक स्थान होता है, तो ये कहाँ रुकते हैं, बंदरगाह पर। तो ये भी सामान ढोते हैं, आदमी जाते हैं ना, आप यात्रा भी करते हैं उन पर, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे पानी के जहाज के स्टॉप माने जाते हैं, ठीक है। अब पूर्वी तट के कहा गया भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का है, हाँ, हल्दिया पश्चिम बंगाल का है, पारादीप उड़ीसा का है, एन्नौर तमिलनाडु का है, न्यू कमोरिन बंदरगाह, तो ये आपका कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे न्यू कमोरिन बंदरगाह आपका न्यू तूतीकुरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो न्यू तोतीकुरिन होता है, न्यू तोतीकुरिन आपका तमिलनाडु का है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेकर जाएं जो आपको आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इनको भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद कर। अब यहां से आते हैं प्रश्न, कहा गया कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर स्थित है, पश्चिमी तट इसकी बात की जा रही है। तो कहा गया जंजीरा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागरहोल कहां पर है, सिंधुदुर्ग का, कन्नौर कहां पर है, बताएं कौन कौन से आपके सही हैं। अच्छा, उत्तर से दक्षिण इन नगरों को सही क्रम लगाएं। ओ, अब उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से दक्षिण की तरफ आना है आपको। अब आप सभी लोग फटाफट लगाएं क्या होगा। तो जंजीरा तो मैंने आपको कहां बताया, महाराष्ट्र में होगा, कहां पर होगा, तो महाराष्ट्र में होगा। और कहा गया सिंधु दुर्ग अभी आपका महाराष्ट्र में ही है, लेकिन कहां पर होगा, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का तो है, तो लेकिन महाराष्ट्र के क्या है, सिंधुदुर्ग जिले में है, ठीक है ना, सिंधुदुर्ग जिले में है, ठीक है। आगे कहा गया है आपका एन्नूर, एन्नूर तो आपके केरल में है, कहां पर है, एन्नूर आपका कहां पर है, केरल में है। अब आता है नागरकोइल, नागरकोइल आपका कहां पर होगा, तो आप कहेंगे नागरकोइल तो तमिलनाडु में होगा, कहां पर होगा, तमिलनाडु में होगा, ठीक है ना। अब आप यहां से मिलान कर सकते हैं, तो जंजीरा कहां पर है, महाराष्ट्र में, तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र, फिर आपका सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में ही है लेकिन नीचे है, तो आप देखेंगे 1 4 और 2 कन्नूर आता है केरल का, और सबसे नीचे महाराष्ट्र तमिलनाडु का है, नागरकोइल जो है आपका कन्याकुमारी के पास पड़ता है। तो ए डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएं, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, या अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुदूर गिरजाघर, नया जेरूसलम सुनी सड़कों, और कहा गया उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं, उस वक्त में वर्णित स्थान है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। अरे तो भाई कहाँ आए थे, वही पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो आप कहेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ना, तो आप कहेंगे तरंग कहां तक आए थे, तमिलनाडु में आए थे। ये सब बातें कहाँ की हो रही हैं, तमिलनाडु की हो रही हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला है, कहा गया है दिए हुए मानचित्र में, ओके, भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग घोषित करते हैं किसको, कहा गया समुद्री प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता, समान रेखा होता है, समान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभु सत्ता का विस्तार है, कहा गया अंतरजलीय उच्चावच रेखा। बताएं भाई ये वाली रेखाओं के बारे में क्या बताएंगे, आपकी क्या राय हो सकती है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग उत्तर दे। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो आपकी क्या अंतरजलीय उच्चावच रेखा की बात की जा रही है, तो डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आपका जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब पश्चिमी तट की बात की जा रही, इसमें कौन अवस्थित है, तो आपका जंजीरा महाराष्ट्र में है, ठीक है, ठीक है। कहा गया ओरेविले या ओरोविले, तूतीकोरिन तो आपका तमिलनाडु में चला गया है ना, इधर आ गया। कहा गया उडुपी। अब 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, बताएं कौन सा होगा,
जल्दी से बताओ कौन सा होगा। आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आप जैसे जंजीरा आप बता सकते हैं महाराष्ट्र का है, उडुपी आपका कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे कर्नाटक का ही है। कहाँ का है? कर्नाटक का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आप देखेंगे तूतीकोरिन कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और आप ये भी देखेंगे कि आपका ओरेविले वो तमिलनाडु और पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। तो कौन सही हुए, 1 और 2? तो ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हुआ। क्या हुआ? बिल्कुल सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि सही मतलब सुमेलित करना है, तो सुमेल करें, क्या होगा यहाँ पर? आप सभी लोग फटाफट सुमेल करके बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। ये सागर पुलिन है और ये राज्य है। ठीक है, कहा गया दीघा सागर पुलिन या गोपालपुर, कहा गया गोपालपुर मरीन पुल, मरीन सागर पुल, ये सब कहाँ होंगे? आप सभी लोग फटाफट बताएं कहां पर कौन सा होगा, जल्दी से। तो आप देखेंगे दीघा जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, गोपालपुर आपका उड़ीसा का है, और आप कहेंगे कलांगुंट आपका गोवा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरीन आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का होगा। तो कहाँ का होगा? तमिलनाडु का। मिला लो। 2 2 3 2 1, ये तो होगा नहीं। तो 2 3 4 1 क्या होगा? 2 3 4 1 क्या निकल कर आया? तो आप कहेंगे 2 3 4 1। ठीक है, याद रखना। आगे आगे कहा गया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु देखो, ये है तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। तो इस तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, ये आपका ऐसे तो नहीं बना है, ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। कोंकण तो इधर है नहीं, उत्तरी सरकार ऊपर है, मालाबार इधर है। तो बचा क्या? कोरोमंडल तट नाम है। क्या नाम है? कोरोमंडल। आप ऐसे एग्जाम हॉल में निकाल सकते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तल कहलाता है, तो कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या तट कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और कहा गया भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? अब देखो महानदी से लेकर, देखो महानदी वाले डेल्टा क्षेत्र को उत्कल उत्कल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, उत्कल क्षेत्र। लेकिन आप ये भी देखेंगे महानदी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार क्या उत्तर? और कृष्णा से लेकर कहां तक की बात कहेगी? कृष्णा डेल्टा केप कमो मतलब केप कमोरिन तक। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। मैंने सब बता दिया, आपको याद होना चाहिए क्रम से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर आपका पुर्तगाली सबसे पहला जो वास्को डिगामा आया था, इसी केप कमोरिन पर आया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट और लास्ट आज का क्वेश्चन आंसर है ये आपके बीच में। तो आप देखेंगे कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग के, तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? तो कर्नाटक तट, कर्नाटक तो यहाँ पर है, मालाबार तट यहाँ पर है, कोरोमंडल तट यहाँ पर है, निकल करके आया कोंकण तट। कोंकण तट कहां से कहां तक? तो महाराष्ट्र के गोवा तक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक की बात कही गई। इनको जरूर याद रखना। जो आपका कोंकण तट है, कोंकण तट वो महाराष्ट्र से लेकर, ऐसे लिख लो, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक की बात कही गई। ठीक है ना? ठीक है। और कनारी तट या कनारा तट, आप सभी लोग बड़े सब जानते हैं, कनारी या कनारा हर जगह अलग अलग मिलता है। इस तट, ये तट कहाँ है? तो आप बोलेंगे गोवा से लेकर कर्नाटक तक की बात। और कर्नाटक का मुंह मंगलुरु है। क्या है? मंगलौर या मंगलुरु है। ठीक है ना? अब इसके बाद पूछा जाता है मालाबार तट। तो मालाबार तट आप देखेंगे तो आप कहेंगे मंगलौर से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक है। ये इधर के 3 याद रखना और उधर के 3 याद रखना है। महानदी डेल्टा क्षेत्र आपका उत्कल कहलाता है। कृष्णा से महानदी से लेकर कृष्णा तक का उत्तरी सरकार, और कृष्णा से लेकर आपके कन्याकुमारी या केप कमोरिन के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक की सारी क्लासें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप इन्हें एक बार फिर से देखें और फटाफट क्या करें, इनको रिवीजन के तौर पर लें। और आज ये वाला सेशन यहीं तक। अगर अभी तक आपने कटारिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हम द्वीप लेकर आएंगे। क्या? द्वीप समूह लेकर। कैसे आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है,
कैसे आपके अरब सागर के द्वीप समूह, उन सब की चर्चा पर चर्चा अगली क्लास में की जाएगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।